हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी यूनिट से। और आज का टॉपिक जो है बच्चों वो है स्क्रीनिंग मेथड। स्क्रीनिंग मेथड। अब स्क्रीनिंग मेथड होते क्या हैं? बायोटेक्नोलॉजी में हम स्क्रीनिंग मेथड का किस तरीके से यूज करते हैं। स्क्रीनिंग मेथड में बच्चों ट्रांसफॉर्मेंट जीन को देखा जाता है कि जो जीन वेक्टर में ट्रांसफर हुई हैं वो कौन सी जीन है। उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा जीन तो ऐसी नहीं है जिनकी उसमें ग्रोथ हो गई हो। तो स्क्रीनिंग मेथड में सिलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से चेक किया जाता है कि ट्रांसफॉर्मेंट जीन और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जीन जो हैं वो हमारे वेक्टर में कौन सी है। तो सिलेक्टेबल मार्कर में दो तरह की जीन आती हैं बच्चों। फर्स्ट आती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और सेकंड आती है एंजाइम्स प्रोड्यूसिंग जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है इसमें एम्फीसिलिन को लिया था हमने और टेट्रासाइक्लिन को। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन जो है उसमें मोस्ट ऑफ ऑल लेक-जेड को लिया जाता है बच्चों, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का प्रोडक्शन करवाती हैं। तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। पहले हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को देख लेते हैं कि किस तरह से काम करती हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो देखो कैसे करेंगी। ये वेक्टर है, वेक्टर में हमने जीन को इंसर्ट किया, ये जीन को इंसर्ट कर रखा है, ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हमें चेक करना है कि जो भी हम जिस होस्ट में हमने डाला है इस वेक्टर को उसमें ये जीन प्रेजेंट हैं। तो किस तरह से चेक करेंगे? हमने यहाँ पे कल्चर मीडिया लिया बच्चों, कल्चर मीडियम में हमने एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन का एडिशन करवा दिया। इस कल्चर मीडिया में ग्रोथ करवाई किसकी? जीन में ई कोलाई की। मीन्स हमने क्या किया, हमने होस्ट में डाल रखा है इसको, वेक्टर को ये डाल रखा है हमने, ये इकोलाई है, इकोलाई में हमने इसको डाल दिया रिकम्बिनेंट डीएनए को। और साथ में हमने कुछ ऐसी भी इकोलाई ले ली जिसके अंदर ये जीन ऐड नहीं थी। दो ऐसी दिखा देते हैं और दो इस तरह की दिखा देते हैं जिनमें ये जीन ऐड नहीं है, इनमें प्रेजेंट है और इनमें नहीं है। तो इस कल्चर मीडिया में जिसमें एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट को भी डाला हुआ है, सिर्फ ये ग्रोथ किसकी करवाएगा? जिनमें ये ट्रांसफॉर्मेंट जीन है, और जिन इकोलाई में ये जीन प्रेजेंट नहीं है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सरवाइव कौन सी करेंगे? जिनके अंदर ये जीन प्रेजेंट हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है वो इस तरह से काम करती हैं, ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन ऐसे करती हैं। सेकंड है हमारी एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन किस तरह काम करती हैं? अब मोस्ट ऑफ ऑल एंजाइम प्रोड्यूसिंग में लेक-जेड का यूज किया जाता है बच्चों, और साथ में एक्स गैल, ये एक तरह का मॉडिफिकेशन है बच्चों। ये मॉडिफिकेशन है किसका? लैक्टोज का। इसका यूज किया जाता है। वैसे तो इसका कलर कैसे है? वाइट कलर होता है इसका, पर जब ये इन एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्शन करता है तो ये ब्लू कलर प्रोड्यूस करवाता है जब प्रोडक्ट बनाता है, ब्लू कलर। तो किस तरह से हम यूज करेंगे, कैसे देखेंगे हम? माना कि ये हमारा वेक्टर है और वेक्टर में ये एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन थी, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर रखा है जो हमारी ट्रांसफॉर्मेंट जीन है, इंसर्ट किया हुआ है, और बाकी जो ये है ये एंजाइम प्रोड्यूसिंग है। तो जो इंसर्ट की हुई जीन है बच्चों
वो इन एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन की प्रेजेंस में इनएक्टिव होती हैं, अपने आप को इनएक्टिव शो करती हैं। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कॉल्ड इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन। इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन, ये अपने आप को इनएक्टिव शो करती हैं इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो इंसर्ट की हुई हैं। अब देखो, अब ये इनएक्टिव शो कर रही हैं, इनएक्टिव कर रही हैं, तो भाई यहाँ हमने मीडियम लिया बच्चों, ये मीडियम है, मीडियम में हमने एक्स गैल को ले लिया और साथ में हमने क्या किया, ये जो थे हमारी ई कोलाई को ले लिया, जिनके अंदर इस वेक्टर को हमने ऐड कर रखा था इस तरह से। अब अगर मान लिया ये जीन इंसर्ट कर रखी हैं तो ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव है तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि अगर एक्टिव होती हैं तो ही ये वाइट से क्या करती हैं, ब्लू कलर करवाती हैं। पर अगर ये इनएक्टिव हैं तो सिर्फ वाइट कलर ही रहेगा, ब्लू में चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ देख लेंगे, अगर तो इनमें ये प्रेजेंट हैं तो कलर जो है वो चेंज नहीं होगा मीडिया का, अदरवाइज कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए हम इसको एक नाम दे सकते हैं इंसर्टेशनल इनएक्टिवेशन, और एक दूसरा नाम दे सकते हैं बच्चों वाइट ब्लू कन्वर्जन। वाइट ब्लू कन्वर्जन, क्योंकि वाइट एंड ब्लू का कन्वर्जन होता है, पर ये इनएक्टिव है तो वाइट का वाइट ही रहेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेंट जीन जो है यहाँ पर प्रेजेंट हैं। और अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होती तो रिएक्शन कंप्लीट होती और साथ में वाइट से ब्लू कलर हो जाता, तो उससे भी पता चल जाता कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जीन है। तो बच्चों ये स्क्रीनिंग मेथड है हमारा, जिसमें सिलेक्टेबल मार्कर का यूज़ किया जाता है। सिलेक्टेबल मार्कर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज़ किया जाता है और एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन का यूज़ किया जाता है, जिससे सिलेक्शन होता है कि भाई ये जीन जो है ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अगर हमने इस वेक्टर का इस होस्ट में यूज़ किया है तो इसमें जो जीन हमने अपने इंटरेस्ट से डाली हैं वो प्रेजेंट हैं, और कई बार ऐसा होता है कि प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो उसका भी स्क्रीनिंग मेथड से पता चल जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं अब अपना, नेक्स्ट है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, अब बायोरिएक्टर का यूज़ क्यों किया जाता है सॉरी, बायोरिएक्टर जो है उसका यूज़ किया जाता है बच्चों, जो भी हमें अपनी प्रोडक्ट बनाना है उसका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, जो जीन हमने इंसर्ट कर रखी हैं उनके नंबर को इंक्रीज करना, तो उसके लिए बायोरिएक्टर का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से बायोरिएक्टर यूज़ होते हैं और कौन कौन से बायोरिएक्टर का हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, तो दो टाइप के बायोरिएक्टर का यूज़ होता है बच्चों। एक होता है हमारा स्टायर्ड टाइप और दूसरा होता है स्प्रेजर टाइप। दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होता है स्टायर्ड टाइप और दूसरा होता है स्प्रेजर टाइप। अब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं लगभग एक जैसा ही होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ड्रॉ करके देखते हैं, पहले हम स्टायर टाइप देखते हैं। स्टायर टाइप में स्टील का ये कंटेनर यूज़ किया जाता है, ये स्टील का कंटेनर होता है, इसके बीच में इस तरह से रॉड लगाई जाती है जिसके ऊपर मोटर फिट होती है। सॉरी, इसको सीधा बना देती हूँ थोड़ा, ये रॉड लगाई जाती है। अब रॉड के ऊपर होते हैं ब्लेड्स, ये ब्लेड्स हैं बच्चों, रॉड जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ब्लेड्स, और ये ब्लेड्स जो हैं वो ऑपोजिट मूव करते हैं बच्चों। ये ब्लेड्स जो हैं ये ऑपोजिट मूवमेंट करते हैं,
ये अगर ऐसे करेगा तो ये इस तरह से मूव करेगा, ऑपोजिट मूवमेंट होती है। इधर पीएच को मेंटेन करने के लिए पीएच प्रॉब का यूज किया जाता है, ये पीएच प्रॉब है। इधर टेम्परेचर को करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है, थर्मामीटर का यूज किया जाता है। इधर यहाँ से स्ट्रीम को ट्रांसफर किया जाता है बच्चों, किसके लिए? स्टरलाइजेशन के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नीचे यहाँ पर क्या है बच्चों? एक आउटलेट है जहाँ से प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए चारों तरफ एक वाटर जैकेट होती है, उस वाटर जैकेट में भी एक होता है हमारा इनलेट वाटर का और एक होता है बच्चों आउटलेट। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अगर हाई टेम्परेचर है तो कोल्ड वाटर की सप्लाई कर सकते हैं, अगर लो टेम्परेचर हो गया थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो उसके लिए हॉट वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। अब देखो प्रोसेस कैसे की जाएगी। यहाँ पर माना हमने होस्ट जो है वो ई कोलाई ले रखा है और ई कोलाई में हमने वेक्टर रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करवाया है। अब मान लिया ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो था इसमें इंसुलिन कंटेनिंग जीन है, इंसुलिन कंटेनिंग जीन है जिनको हमने इंसर्ट करवाया था। अब हमें इन इंसुलिन कंटेनिंग जीन के नंबर को इंक्रीज करना है। अब नंबर को कैसे इंक्रीज करेंगे बच्चों? हम क्या करेंगे? इनोक्यूलम का यूज़ करेंगे। जैसे कर्ड का यूज़ करते हैं ना, कर्ड थोड़ी सी कर्ड का यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे इनोक्यूलम ई कोलाई की ग्रोथ करने के लिए ई कोलाई के थोड़ा सैंपल इनोक्यूलम यूज़ करेंगे। तो ये मीडिया है, अंदर मीडिया जो है वो 3-4 पार्ट तक डाला जाता है, मीन्स हाफ तक ही मीडिया जो है उसको हम लेंगे, मीडियम हम ले लेंगे। इसमें ई कोलाई है यहाँ पे। अब ये यहाँ से मोटर जो है उसको हमने ऑन कर दिया, ब्लेड्स जो हैं वो रोटेट होने लग गए। यहाँ तक जो है ये रोटेट होते रहेंगे ऑपोजिट, जिससे क्या है जो कल्चर मीडिया हमने नीचे ले रखा है वो मूव करता रहेगा। सारी चीज़ें हमने जो ई कोलाई को चाहिए, फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रोथ के लिए, वो मेंटेन कर रखी हैं। पीएच को कर रखा है, स्टरलाइजेशन कर रखा है, टेम्परेचर को बैलेंस कर रखा है, इधर से टेम्परेचर का पता चल रहा है कितना जा रहा है, और नीचे जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बाहर कैसे निकलेगा उसके लिए आउटलेट है। तो बिल्कुल ऐसा मीडियम मेंटेन कर रखा है कि ई कोलाई की ग्रोथ यहाँ पे आसानी से हो सकती है। यहाँ से जब ये मूव करेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर क्या होता है? ब्रोथ इकट्ठा हो जाता है, ऐसे ब्रोथ इकट्ठा हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए सबसे ऊपर वाले जो ये हैं, ऊपर वाले जो ये ब्लेड्स हैं ये काम करते हैं, उसको रिमूव करते रहते हैं ब्रोथ को, और जो नीचे वाले हैं ये मूव करते रहते हैं ताकि जो कल्चर मीडिया जो हमने लिया है वो हिलता रहे, मूव करता रहे और ग्रोथ ई कोलाई की अच्छे तरीके से होती रहे। तो इस तरह से हम स्टॉयर्ड टाइप का बायोरिएक्टर यूज़ करते हैं जो हमारी पर्टिक्यूलर जीन है जिसको हमने किसी होस्ट में इंसर्ट किया है, उस होस्ट की ग्रोथ के लिए कल्चर मीडिया बनाते हैं और इसमें उसके नंबर को इंक्रीज करवाते हैं। ऐसा ही जो है वो स्प्रेजर में होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। स्प्रेजर में देखो कैसे है बच्चों, स्प्रेजर में यहाँ से एक ट्यूब का यूज़ कर रखा है हमने, वो ट्यूब आगे चल के ऐसे लूप में कन्वर्ट हो जाती है और उस लूप में छोटे छोटे पोर होते हैं जिनमें से एयर ट्रांसफ़र होती रहती है। ये यहाँ पे क्या है कि ट्यूब मीन्स पाइप, हमने पाइप की तरह यूज़ किया है। यहाँ पे चल के वो लूप में कन्वर्ट हो गया, उसके अंदर पोर्स हैं, वो पोर जो हैं वो एयर को ले रहे हैं और बब्बल की फॉर्म में ऊपर छोड़ रहे हैं।
इधर सेम वही पीएच को बैलेंस करने के लिए पीएच प्रॉब लगा हुआ है, इधर थर्मामीटर का यूज़ कर रखा है, थर्मामीटर का यूज़ कर रखा है। स्टरलाइजेशन करने के लिए यहाँ से हम स्टीम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए। ये हमारा मीडियम है, यहाँ से आउटलेट के लिए बना हुआ है, जो प्रोडक्ट हमारा बाहर निकालेंगे ये मीडियम है। मीडियम भी कितना लेंगे हम, 3/4 पार्ट तक, 3/4 पार्ट तक लेंगे। तो सेम वही है बच्चों, वहाँ पर मोटर थी तो मोटर मूव करवा रही थी कल्चर मीडिया को, यहाँ पे मोटर नहीं है तो यहाँ पर ये ट्यूब है जो आगे चल के लूप में कन्वर्ट हो रही है। तो ये लूप की हेल्प से जो एयर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं तो एयर बब्बल बन रहे हैं, एयर बब्बल की हेल्प से जो मीडिया है वो मूव कर रहा है, जिससे क्या होगी, ग्रोथ जो है वो आसानी से हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी। तो ये है स्प्रेजर टाइप। बायोरिएक्टर स्टॉयर्ड एंड स्प्रेजर 2 टाइप के यूज़ होते हैं हमारे। बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बायोरिएक्टर नाम के साथ स्प्रेजर के बारे में बताना है, स्टॉयर्ड के बारे में बताना है, तो उसमें आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा इसके बारे में। एक लास्ट जो है हमारा इस चैप्टर का वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होती क्या है बच्चों, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो है वो एक तरह का लास्ट स्टेप होता है। बायोटेक्नोलॉजी जब हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कोई प्रोडक्ट हमारा बन चुका है, तो लास्ट में जो चेकिंग के लिए स्टेप होता है वो होता है हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस का। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको सिलेक्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। सो आइसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है उसको आइसोलेट कर लेते हैं बच्चों। आइसोलेट करने के बाद उसका करते हैं प्योरिफिकेशन, पूरी तरह से उसको प्योर बना लेंगे। पूरी तरह से वो प्योर हुआ या नहीं हुआ उसके लिए करते हैं टेस्टिंग, टेस्ट किए जाते हैं, अलग अलग टीम वर्क होता है। और जब पूरी तरह से टेस्ट कर चुके हैं फिर क्या करते हैं, पैकिंग, पैकेजिंग। और पैकेजिंग भी पूरी तरह से हो गई है तो उसको कमर्शियल स्केल्स पे मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो बच्चों डाउनस्ट्रीम प्रोसेस जो है ये बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारा प्रोडक्ट हमने बनाया है उसका बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। यहाँ पर जा कर के जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है वो कंप्लीट हो जाता है, मार्केटिंग हो जाती है उसकी। तो पहले उसको आइसोलेट करते हैं जो हमारा बना है, फिर उसको प्योरीफाई करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि जो स्टरलाइजेशन हमने करी है वो बिल्कुल ठीक ठाक है या नहीं, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन में सारा काम हुआ है, पैकिंग कर देते हैं और लास्ट में क्या कर देते हैं, फिर कमर्शियल मार्केटिंग उसकी करवा देते हैं। तो ये है बच्चों डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। यहाँ पर हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इससे आगे हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारी अगली वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ोगे। तो उसके लिए आप पहले ये लेक्चर तैयार करिए। इस लेक्चर में अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डालना, कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन आप डालोगे उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। तो बच्चों देखते रहिए, लगातार हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।